गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का पार्ट 2। पहले चैप्टर में हमने आधा चैप्टर को पहले वीडियो में हमने आधे चैप्टर को पढ़ लिया था। अब हम आगे समझते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप पैटर्न तक पढ़ लिया था। अब देखते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, किस तरह से हम फसल को बचाव कर सकते हैं या बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। बच्चों, आपको वीड खरपतवार, इंसेक्ट और पेस्ट एंड डिजीज, देखिए फसल का मेन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है वीड। वीड क्या होता है? खरपतवार। जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं या छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, उनके आसपास छोटे छोटे घास वास के तरह एक खरपतवार कहते हैं गांव की भाषा में, कि छोटे छोटे खरपतवार उग जाते हैं। वो क्या करते हैं, अब एक प्लांट है, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, एक प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए। अब आसपास ना करीब 20-25 छोटे छोटे पेड़ उग गए, वो क्या करेंगे, उन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब एक कंपटीशन हो जाएगा प्लांट और इन वीड्स में, खाने को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, वाटर को लेकर। इससे क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उस प्लांट को चाहिए उतना उसे मिल नहीं पाएगा। फिर ग्रोथ क्या होगा, स्टंटेड हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ नीचे डिफाइन भी किया है बच्चों। पिछले दिन आप लोगों ने शायद 21 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 22वां क्वेश्चन से स्टार्ट करें। 22nd क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन वीड। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? एग्जाम्पल बच्चे याद रखिएगा, जेंथियम इसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। पार्थेनिशियम भी होता है, अगर आपके बुक में है। हाँ, पार्थेनियम, गाजर का घास, सिपेरिनस और रोटुंडा मोठा, ये चार तरह के आपके एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। जो आपके बुक में एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार टिक आउट में आपको आ सकता है, इसीलिए प्लीज एग्जाम्पल्स जरूर याद कीजिएगा। दे कम्पीट फॉर फूड इन द स्पेस एंड लाइट। वही है कि ये क्या करते हैं, कंपटीशन कर जाते हैं भोजन के लिए, जगह के लिए और लाइट के लिए। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीड्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और क्रॉप का जो ग्रोथ होना था उसे रोक देते हैं। इसीलिए वीड्स को हटाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फसल को बचाने के लिए। सेकंड क्या है, इंसेक्ट पेस्ट अटैक। पेस्ट क्या होता है? कीट, कीड़े जिसको कहते हैं, उन्हें हटाना। उसके लिए हम क्या करते हैं, और पहले तो समझिए कि प्लांट को इंसेक्ट कैसे हार्म करते हैं। दे कट द रूट, जड़ में चले जाएंगे, स्टेम में चले जाएंगे, लिप में चले जाएंगे, छेद कर देंगे। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सैप होता है, लिक्विड होता है, उसे ही सक कर जाएंगे, फिर वो न्यूट्रिशन उन्हें मिल नहीं पाएगा। डिजीज इन प्लांट आर कॉज्ड बाय पैथोजन एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। प्लांट में जो बीमारियां होती हैं वो किनकी वजह से हो सकती है? बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरस के वजह से हो सकती है। वीड इंसेक्ट डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। बहुत से मेथड से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और फंगिसाइड है। साइड का मतलब होता है मारना, तो इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारना, हर्बिसाइड छोटे छोटे जो हर्ब्स है उनको मारना, और फंगिसाइड फंगस को मारना। वीड्स कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूड, यहाँ से वो इंपॉर्टेंट है, वीड्स कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, प्रिवेंटिव रिमूवल मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग। हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीजों से। कैसे? तो प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप प्रिवेंटिंग मेजर्स, कुछ जैसे कि इंटरक्रॉप करते रहे। अब जैसे मान लो एक क्रॉप है, उस पे क्या है कि वो बीमारी फैल रहा है, एक बीमारी है मिट्टी में, उस क्रॉप को हो रहा है। अब क्या हुआ, सेकेंड टाइम में, या फिर वो एक पेस्ट है, इंसेक्ट है जो कि उसको लग जाते हैं, सेकेंड टाइम में कोई और लगाए तो वो पेस्ट उसको खाना नहीं मिला, उस पेस्ट को, क्योंकि जिसके साथ जिस पेड़ पर पेस्ट लगता है
उसी पेड़ को हार्म करता है, दूसरे पेड़ को जल्दी हार्म नहीं करता है, तो उस बच गया पेड़। नेक्स्ट ईयर फिर से हमने दूसरा कोई पेड़ लगा दिया, तो जो पेस्ट था 3-4 साल बाद खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम दोबारा जो पेड़ पे पेस्ट लगता था उस सीड को ग्रो करवाते हैं तो उसे कोई भी हार्म नहीं होगा बच्चों। बीच बीच में लेक्चर के समय में देखना पड़ता है कि कहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाए। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। फसल को किस प्रकार जमा किया जाता है उसे ही हम कहते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन। तो बच्चों चलिए उसे समझते हैं कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन क्या है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी हाई, वेरी हाई। जो स्टोरेज लॉस होता है सबसे ज्यादा लॉस होता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस आर बायोटिक, इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। इसके मेन कारण क्या है, जब आप स्टोर करते थे तो फंगस लग गया, या हो सकता है इंसेक्ट खा गया, रोडेंट खा गया, या फिर एबायोटिक कंडीशन हो सकता है, टेम्परेचर, गर्मी की वजह से फसल खराब हो गई। स्टोरेज जमा किया हुआ फसल खराब हो सकता है मॉइस्चर आ जाए, उसके अंदर नमी आ जाए। आपको पता है पानी की वजह से चीजें खराब हो जाती है, तो हवा में अगर नमी है और वो हवा लग गया तो वो चीज खराब हो सकता है, आपका अनाज खराब हो सकता है। हाउ कैन यू हाउ कैन यू स्टोर दी ग्रेन, आप ग्रेन को कैसे स्टोर करिएगा। 23rd, हाउ कैन यू स्टोर दी ग्रेन। लिखिए बच्चों, आप अनाज को किस प्रकार जमा कीजिएगा। तो सुनिएगा, दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग एंड प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। पहले तो जहां पर आप जमा कर रहे हैं उसको एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कीजिए उसको। प्रॉपर ड्राइंग इन द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड। उसको प्रॉपर सुखाइए, पहले उसको सूरज की रोशनी में रखिए, साफ किए, ऊपर छत पर रखिए सूरज की रोशनी में, एकदम एक एक बूंद सूखना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। फिर उसको छाया में लाइए, फ्यूमिगेशन कराइए केमिकल के द्वारा, उसको अंदर में केमिकल के द्वारा फ्यूमिगेशन कराइए कि इंसेक्ट वगैरह उसमें न जमा हो, फंगस उसमें कहीं पे भी कोने में भी कुछ भी जमा ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है। तो यहाँ पर क्रॉप के बारे में पढ़ना खत्म हो जाता है और हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जानवरों का पालन पोषण, जानवरों का पालना, ठीक है। इसमें होता है फीडिंग, हाँ आप लिखिएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से आप क्या समझते हैं। तो पशुपालन क्या है, एनिमल लाइफ स्टॉक को मैनेज करना। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, फीडिंग, उन्हें खाना खिलाया जाता है, ब्रीडिंग, उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, मतलब कि एक जानवर से दूसरे जानवरों को जन्म देना, और डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, सीप, गॉट। बच्चों आंसर यहीं तक होगा। इनमें क्या क्या होता है, मछली पालन, कैटल को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं। As the population increase and as living standard increase, the demand for milk, egg, meat is also going up. आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को मीट हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडे हो, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इसी की वजह से एनिमल हस्बेंड्री जो अभी बूम अप है, बहुत ज्यादा लोग इसको पाल रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अगले टॉपिक को पर बढ़ते हैं बच्चों, जो है कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस। कैटल को जो पाला जाता है दो वजहों से, पहला मिल्क एंड ड्राउट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड काटिंग। पहला तो दूध मिलता है उससे, दूसरा कि लेबर की कमी पे, अब मान लीजिए आपको खेत जोतना है, तो जोतने के लिए प्लॉगिंग के लिए क्या जरूरत है, एक बैल की जरूरत है, तो आप बैल रखिएगा घर में, है ना, उससे कि क्या कर सके, आप खेत को जुतवा सके। इंडियन कैटल, बाबू आप एग्जाम्पल में ये सब पूछते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे कि बफेलो के स्पीसीज बॉस इंडिकस, जिसको हम काउ कहते हैं, बोस बुबेलिस बफेलो है, तो याद रखिएगा बोस इंडिकस काउ को कहते हैं, लिखिएगा
ये नोट्स हैं। पहला आप लिखिएगा बोस इंडिकस, फिर एक डैश दीजिएगा बच्चों इस तरह से, और फिर काउ लिखिएगा, बोस बुबेलिस, फिर एक छोटा सा डैश दीजिएगा और बफेलो लिखिएगा। ये दोनों नोट्स हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिच एनिमल्स, while the one used to labor are called drought animal। इसमें भी दो तरह के एनिमल होते हैं, एक जो कि दूध देती है, बच्चे को जन्म देती है, उसे हम लोग मिच कहते हैं, MITCH मिच, और जो कि सिर्फ लेबर के तौर पे यूज किया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं ड्राउट एनिमल। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर, एक मिनट, after the birth of calf, so milk production can be increased by increasing the lactation period। अब देखिए दूध कब देती है गाय, जब बछड़ा हो जाता है, मतलब जब गाय या भैंस को बच्चे होते हैं तब वो दूध देती है। अगर इस पीरियड को हम किसी वजह से बढ़ा दें तो गाय या भैंस जो है वो ज्यादा देर तक दूध दे पाएगी। ठीक है। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, while local breed रेड सिंधी, साहिवाल excellent resistance to disease। The two can be crossbreed to get some animal with both of desired qualities। अभी अभी आपने संकरण पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट ऑफ वीडियोस में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन। उसी तरह से अगर हम एनिमल का हस्बेंड्री का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी गाय और इंडियन ब्रीड साहिवाल, क्या होता है, जर्सी गाय बहुत लंबे समय तक दूध देती है, अपने बच्चों को बहुत लंबे समय तक दूध पिलाती है, तो हमें दूध मिल सकता है वहां पे लंबे समय तक। और इंडियन काउ साहिवाल जो है उसमें बीमारियां जल्दी नहीं लगती, तो जो अब दोनों को हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, और एक जो नया तरह का प्रजाति हमें मिलेगा उससे दोनों ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वो ज्यादा लंबे समय तक लैक्टेशन पीरियड होगा और जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, गाय हमारे पास लंबे समय तक रहेगी या भैंस हमारे पास जल्दी ज्यादा समय तक रहेगी, और जो दूध भी है हमें ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। इसी प्रोसेस को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति कहते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, इसी को कहते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, वेट कीजिए। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। जानवरों का पालन, गाय पालन या भैंस पालन के लिए हम कैसे उन्हें पालते हैं? हाउ डू यू मेंटेन दी एनिमल्स इन द शेल्टर? शेल्टर में आप किस तरह से एनिमल को मैनेज करते हैं? पहला, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी। ये बच्चों शायद आज का 23rd क्वेश्चन वीडियो। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी फॉर काउ एंड बफेलो आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। हम लोग जहां पर वो रहते हैं उन्हें साफ करके रखिए ताकि काउ या बफेलो उनकी जो लाइफ है वो अच्छा रहे, और अगर वो अच्छे होंगे तो दूध भी अच्छा होगा। अगर वही बीमार होंगे तो हो सकता है उनके मिल्क में वो जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी अलगी सॉरी, ये सब चीजें जो है इनके मिल्क में हो सकता है, मिल्क से ह्यूमन को ट्रांसफर हो सकता है। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। हमें रेगुलर उनके शरीर को साफ करना चाहिए ताकि वहां से डस्ट जो है वो निकाल के फेंक सके। They should be sheltered under well ventilated room that protect them from heat, cold, etc। तो हमें इन्हें अच्छे से रूम में रखना चाहिए ताकि यहाँ पर ये साफ सुथरे भी रह सके। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल आर ऑफ टू टाइप। दो तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इनको मेंटेन करके रखने का मतलब विच इज फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मिल्क टू हैव अ हेल्दी लाइफ। खाना सही देंगे तो लंबा जीवन चलेगा। सेकेंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, विच इज टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। अब जब गाय दूध दे रही है हमें उसे किस तरह का खाना देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सही खाना दीजिएगा तो गाय लंबे टाइम तक आपको दूध देती है।
तो किस तरह रफेज खिलाइए विच इज लार्ज इन फाइबर, जैसे कि खीरा हो गया, ये कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये सब खिलाइए उसे। कंसेंट्रेटेड विच आर लो इन फाइबर कंटेंट एंड रिलेटिवली हायर लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट, तो इस तरह का खाना हमें उन्हें खिलाना चाहिए। एक मिनट, 24 क्वेश्चन तो यही हो गया ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सही से लिखिएगा, हो सकता है मेरे से गलती हो गया हो। 24, ये 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये 25 नंबर क्वेश्चन। अगला है बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गी पालन। ज्यादातर मुर्गी ही पालते हैं इसमें। चिकन के मीट के लिए दे इम्प्रूव क्वालिटी आर डेवलप द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स। इसमें वही करते हैं, इंडियन जो होता है, जैसे कि इंडियन फार्मिंग एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चों। इंडियन ब्रीड का नाम है असील, क्या नाम है? असील। और फॉरेन ब्रीड का नाम है लेग हॉर्न। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी नहीं पूछे पर फ्यूचर में आपको कहीं पर भी जीके टाइप में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, इन सब चीजों में हो सकता है ये कभी ना कभी पूछ ले या पूछा भी हो। आगे देखिए, किस किस तरह का यूज करते हैं हम लोग? ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट और कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, जो छोटे छोटे हैं उन्हें हम लोग यूज करते हैं चिकन प्रोडक्शन के लिए। समर एडेप्टेशन कैपेसिटी, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इनमें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है ना। बस याद रखिएगा इसमें कि मुर्गी पालन होता है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ब्रॉयलर चिकन आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड इफिशियंसी। ब्रॉयलर चिकन जो होते हैं उसे विटामिन वाले भरे हुए खाना खिलाया जाता है। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड मेंटेन फेदरिंग एंड कैरकास क्वालिटी, उनमें एकदम मेंटेन करके रखना होता है, क्वालिटी अच्छा हो, प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें क्वालिटी अच्छी प्रोडक्शन हो, है ना। उनके फेदर आ रहे हैं कि नहीं, डेथ तो नहीं हो रहा उनका। दे आर प्रोड्यूस एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पस, इसको मीट के लिए मार्केट में भेजा जाता है। फूड फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड, फूड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट। फूड मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत चीज सिखाए जाते हैं, जो प्रॉपर जो चलाते हैं फार्म, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन सब चीजों को समझते हैं। Poultry. The ration, daily food requirement for broiler is protein rich and adequate fat. The level of vitamin A and K should be kept in poultry feed. क्या चाहिए उनको? वही प्रोटीन रिच और फैट वाले खाना चाहिए। पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज बाय वायरस बैक्टीरिया, पहले भी ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए, साफ सुथरा स्प्रे करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से, रेगुलर इंटरवल पे वैक्सीन देना चाहिए ताकि बीमारी कोई ना फैले। एक ही बात को बच्चों रिपीट किया गया है, तो इस चीज को एग्जाम में ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा ब्रॉयलर और एग लेयर में अंतर है। ब्रॉयलर जो मुर्गियां होती हैं उसको हम लोग मीट पर्पस के लिए यूज करते हैं, और एग वाले जो होते हैं वो अंडे देने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, कि बच्चे, एग वाले से क्या करना है? बच्चे पैदा करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुर्गी फार्म में हो सके। अब ब्रॉयलर का क्या करना है? जब मुर्गी हो चुकी है बहुत ज्यादा तो उसे तंदुरुस्त बना के रखना है, ताकि जितना वजन होगा उसका उतना महंगा बिकेगा। याद रखिएगा बच्चों। फिश प्रोडक्शन,
फिश प्रोडक्शन में आपको याद रखना है मरीन एनिमल कौन है ना, फ्रेश वाटर फिशेस कौन है, सॉल्ट वाटर फिशेस कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आगे चल के बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉपुलर मरीन फिश वैरायटी आर इंक्लूड pomfret, mackerel, tuna, sardine, bombay, duck. Marine fish are caught by using many kind of fishing net from fishing boats. बोट्स के द्वारा इन्हें पकड़ा जाता है ना। Some marine fish of high economic value are farmed in sea water. कुछ को तो सी वाटर में उगाया मतलब ग्रो भी किया जाता है, पाला भी जाता है। दिस इंक्लूड मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, सेलफिश एंड प्राउन। Mussel and oyster are well as seaweed oysters are also cultivated for the they make. बच्चों मरीन के जो मछलियों को पाला जाता है उसे कहते हैं मैरीकल्चर। अच्छा बच्चों, मछलियों को जो पाला जाता है उसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। और मरीन एनिमल जो होते हैं, मरीन जो समुद्र में पाया जाता है मछलियां, उन्हें अगर हम पालते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग मैरीकल्चर। ऐसे पिसीकल्चर में सारे मछलियों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। फिश कल्चर इज समटाइम डन इन कॉम्बिनेशन ऑफ राइस क्रॉप। कभी कभी तो हम लोग चावल, जहाँ पे चावल उगाते हैं, चावल में बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो वहां पे हम लोग मछली को भी पालते हैं। सो दैट फिशेज आर ग्रोन इन वाटर इन द पैडी फील्ड। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। तो एक ही जगह पे मछली उग रहा है, मछली पाला जा रहा है और वहीं पर पेड़ भी उगाए जा रहे हैं। कौन से फसल? तो गेहूं के फसल, गेहूं बोलो, चावल के फसल। तो ये है कि अगर आप कंपोजिट फिश फार्मिंग करते हैं मछलियों के साथ, अगर आप चावल की फसल करते हैं तो हर सीजन में नहीं कर सकते हैं। जिस सीजन में ये उगता है या फिर मतलब चावल के पेड़ लगाए जाते हैं या फसल लगाया जाता है, उसी समय में हम इन्हें पाल भी सकते हैं। 5-6 स्पीसीज को एक साथ उगाया जाता है या फिर पाला जाता है। थोड़ा सा पार्ट है बच्चों, थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक मिनट। तो बच्चों याद रखिएगा, मछली को पालने को हम लोग क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन। सिंस बी कीपिंग नीड लो इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत कम ही पैसे का खर्च होता है। एपीकल्चर भी कहते हैं बी कीपिंग। बच्चों याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में कहते हैं एपीकल्चर। The local variety of bee used for commercial honey production is Apis cerana indica, commonly known as Indian bee. Very important बच्चों, नोट्स में जरूर लिखिएगा। ए डोरसाटा द रॉक बी, ए फ्लोरे द लिटिल बी। हर एक बी का नाम आपकी कॉपी में होना चाहिए। एपिस मेलिफेरा, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एपिस, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एपिस, हैज ब्रॉट टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। इनको इटालियन बी, जो इटली में जो बीज थे, मधुमक्खी थे, उन्हें भारत लाया गया ताकि मधुमक्खियों का जो हनी है उसको रिप्रोडक्शन के थ्रू और बढ़ाया जा सके। इटालियन को इंडियन के साथ, ब्रीड के साथ रिप्रोड्यूस मिलाया गया, हाइब्रिड किया गया, और उससे जो प्रोडक्शन हुआ, उससे क्या हुआ? हनी का प्रोडक्शन और ज्यादा तेजी से बढ़ गया था बच्चों।
द इटालियन बी है हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी डिस्टिंग समवट लेस। इटालियन क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा हनी होता है और ये काटती भी बहुत कम है। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो गया। याद रखिएगा कुछ टॉपिक जो टर्म्स यहाँ पर यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, बी फार्मिंग को एपीकल्चर कहते हैं। इन सब चीजों को याद रखिएगा। कुछ और पॉइंट मैं देख लेता हूं बच्चों। ओके बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना चैप्टर, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फोकस कीजिएगा बच्चों एग्जाम में आने के लिए। थैंक यू।